हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अश्वनी शर्मा। और आज 8 अक्टूबर है। 9, 10, 11 को आपका एसएससी जेई का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपने अभी तक जो मेहनत की हुई है वो सफल होने जा रही है अगले 3 दिन के अंदर। तो कुछ पॉइंट्स जो कि मुझे आपको बताने हैं आपके एग्ज़ाम से पहले। ये सब पॉइंट आपको काफ़ी जनरल, बहुत नॉर्मल लग सकते हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं दूँ कि जो फॉर्म आप लोग भरते हो, कि ये बहुत बेसिक सी बात है कि फॉर्म को आपको किस तरह भरना है, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चों के फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत ही केयरलेसनेस की वजह से, या फिर एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती आपके पास, उसकी वजह से। तो इसलिए बहुत छोटी से छोटी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने एक छोटी मिस्टेक की तो उसकी वजह से आपका पूरा साल ख़राब हो सकता है। साल ख़राब तो नहीं बोलूँगा, एसएससी जेई का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, लेकिन आपने जो मेहनत की हुई है वो अगले पेपर में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम ख़राब हुआ, अच्छा हुआ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो अगले जो भी पेपर होने वाले हैं आपके सभी पेपर निकल जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूँ। पहला, एडमिट कार्ड और आईडी आपको रखनी है, अभी रख लेना। कई बार एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकलवाना भूल जाते हैं और उसके बाद सुबह टाइम नहीं मिलता उतना। तो इसलिए पहले ही इस चीज़ का ध्यान रखो, एडमिट कार्ड और आईडी इन दोनों को अपने मतलब पहले ही बैग में रख लो ऊपर की साइड। ऐसा ना हो कि सुबह आपको रश करना पड़े, सुबह आपको पैनिक करना पड़े इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि जितना आप पैनिक करोगे आपकी कामनेस उतनी कम होगी। और अगर आप कामनेस के साथ पेपर देने जाओगे, एक मेंटल स्टेबिलिटी होगी आपके साथ, तो पेपर में आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो अपना एडमिट कार्ड और आईडी ध्यान से रखना। बाकी इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे फ़ोटोज़ वगैरह अगर है तो लेके चले जाना। बाकी अगर जो आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो रख ही लेना अपने पास, लेके चले जाना। इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेना जो कि एडमिट कार्ड में आपके लिखे हुए होंगे। सेंटर की लोकेशन पहले ही देख लेना। आई होप कि आप पहले ही अपने सेंटर वाली लोकेशन के आसपास आ गए होंगे और आपने अच्छे से प्लान कर लिया होगा कि कैसे आपको सेंटर की लोकेशन पे पहुंचना है। एटलीस्ट 1 घंटा पहले ही पहुंचना है आपको। थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे, वहाँ पर वेट कर लेना, रेस्ट कर लेना, सेंटर में अंदर जाके हेड डाउन करके बैठ जाना। वो ज़्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन टू कि आप घर पे बैठे हो, बहुत देर तक वेट कर रहे हो कि मैं जस्ट। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, ऐसे ही कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेंटर पे टाइमिंग, गेट क्लोज टाइमिंग के बाद पहुंचते हैं। तो आपको वो बच्चा नहीं बनना है जो कि मैंने तो पूरे साल बहुत अच्छी मेहनत की थी और बस थोड़ा लेट हो गया था, नहीं तो पेपर निकल जाता। आपके एक्सक्यूज़ कोई भी नहीं सुनने वाला है। अगर कोई सुन भी लेगा तो उससे आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होने वाली नहीं है। फिर से मैं कहूँ कि सिंपैथी आपको कोई भी दे देगा, लेकिन उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई भी चेंज, अच्छा चेंज नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद से लेनी है। सेंटर लोकेशन पे आपको पहले ही पहुंच जाना है, लेट नहीं होना है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन फिर भी हर साल फॉर्म भी रिजेक्ट होते हैं और बच्चे लेट पहुंचते भी हैं सेंटर पे। नेक्स्ट, वेलबींग, मेंटल स्टेबिलिटी एंड कामनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपने अब तक पढ़ाई की है और आपने जितनी प्रैक्टिस की है, मॉक टेस्ट दिए हैं, रिवीजन किया है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम के टाइम पे आपके दिमाग में 10 चीज़ें और चल रही हैं पढ़ाई के अलावा, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के अलावा, तो आपकी एफिशिएंसी डेफिनेटली बहुत कम होगी। और एसएससी जेई एक ऐसा एग्ज़ाम है कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, मतलब आप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है क्वेश्चन के अलावा। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। इन सब चीज़ों को आप कैसे इंश्योर करोगे, ये आपके ऊपर है। बाकी मेरी तरफ से टिप्स ये है कि थोड़ा मोबाइल से अभी दूर हो जाना। आज, अभी रात में और सुबह के टाइम मोबाइल को साइड में ही रखना। अपना एग्ज़ाम दे दो, फिर जिससे बात करनी होगी उससे बात कर लेना। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, जैसे कि आपका माइंड है, अब आपके माइंड में कोई चीज़ आ गई, उसके बाद उसको स्टेबलाइज़ करना, ठीक है, ये एक एफ़र्ट वाली चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको ही कट ऑफ कर दो कि आपके माइंड तक कोई एक्सटर्नल चीज़ पहुंची ही नहीं, तो आपको ये एफ़र्ट करना नहीं पड़ेगा कि आप उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करो चीज़ों को। तो बेहतर ये होगा कि आप बाहर वाले एनवायरनमेंट से कम एक्सपोज करो। अपने एग्ज़ाम से पहले थोड़ा कट ऑफ रहो सभी चीज़ों से, सभी डिस्कशन से, दोस्तों की बातों से, फालतू के डिस्कशन से, भले ही वो पढ़ाई के से रिलेटेड हो या फिर किसी और हॉट टॉपिक से रिलेटेड हो।
क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे डिस्कशन बड़े सारे होते हैं और वो एग्ज़ाम से अलग ही होते हैं, सिलेबस से अलग होते हैं कि किसी भी टॉपिक के ऊपर जो चल रहा है करंट में उसके ऊपर डिस्कशन, उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे अच्छा थोड़ा रिवीजन कर लोगे, थोड़े पॉइंट्स देख लोगे, जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको पढ़ लोगे, हैंडबुक को पढ़ लोगे, अल्टीमेटली एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन क्लिक हो गया तो आपको फ़ायदा ही होगा इससे। और सेंटर पे पहुंचने के बाद भी कोशिश करना, ज़्यादा बात मत करना किसी से। जैसे कि पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, अपनी अचीवमेंट, दूसरे की अचीवमेंट, ये सब पूछने की कोशिश भी मत करना वहाँ पर। क्योंकि आप मान लो एग्ज़ाम देने जा रहे हो और दूसरा बच्चा जो है उसने बहुत सारी अचीवमेंट ली हुई है और वहाँ पे वो आ गया, तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि यहाँ पर कितने धुरंधर आए हुए हैं और आपका तो कोई चांस ही नहीं है। मतलब ये सब चीज़ें भी आपकी एफिशिएंसी कम कर सकती है। कोशिश करो बहुत कम से कम बात करो बाकी सबसे। हाँ, इस तरह की बातें कर सकते हो कि जैसे इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कि सभी चीज़ें आपने रख ली है क्या, मतलब ऐसे छोटी मोटी मोटी बातें चीज़ मतलब कर सकते हो आप। लेकिन इस तरह की इरेलीवेंट टॉक्स मत करना कि कौन कौन से एग्ज़ाम दे दिया आपने, कौन से एग्ज़ाम में निकल गया। ये अल्टीमेटली आपका मोरल डाउन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है। और एक और चीज़ कि मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो तो बिल्कुल काम होके आपको ट्रैवल भी करना है। रास्ते में ऐसा नहीं है कि किसी से लड़ाई कर ली, थोड़ा ईगो को साइड में रखना, आप सेंटर पे पहुंच जाओ। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ नहीं है। और ये सब चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती है इस टाइम पे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कामनेस के साथ, मेंटल स्टेबिलिटी के साथ एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाओ और अपना एग्ज़ाम अच्छे से अटैम्प्ट करो। जितना आपको आता है उतना अच्छे से अटैम्प्ट कर दोगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ साथ एक पॉइंट और, कि कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले नींद नहीं आती है, तो जैसे मतलब अपने आप को फोर्स मत करना चीज़ों के लिए, लेट जाना, आराम कर लेना। नींद नहीं भी आई सुबह के टाइम, बिना नींद के भी आपने एग्ज़ाम दे दिया। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रात भर जाग के फिर एग्ज़ाम देना है ये सोच के कि मुझे तो नींद आई नहीं थी। आराम कर लेना, नींद आए या ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन आराम कर लेना और उसके बाद एग्ज़ाम दे देना। उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपका पहले ऐसा स्केड्यूल था, उसके हिसाब से आपने चीज़ें की हैं, तो अचानक से चेंज नहीं भी होता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसके साथ ऐड ऑन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि इन सब चीज़ों की वजह से सर दर्द हो जाता है या फिर थोड़ा फ़ीवर सा महसूस होने लगता है, तो उसके लिए पहले से ही कोई पेन किलर या फिर हेडेक की कोई भी मतलब मेडिसिन लेके जा सकते हो। क्योंकि वहाँ पर अगर सर दर्द या फिर फ़ीवर जैसा आपने कुछ फ़ील किया तो वो आपकी एफिशिएंसी कम कर सकता है, तो आप वो टैबलेट ले सकते हो। ये बिल्कुल मतलब मैं प्रैक्टिकल चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता था, सर में दर्द होता था मेरे भी, तो मैं दवाई लेके चला जाता था। मतलब ये बिल्कुल एक्सपीरियंस बेसिस में आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आप के साथ अगर जो ऐसी कोई चीज़ हो तो आप उससे निकल सको। आगे चलते हैं। गैस वर्क, ये बहुत बड़ा जो आपके रोल है प्ले करने वाला है ये गैस वर्क। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बहुत सारी चीज़ें बता दी गई हैं। आप इसी वीडियो के ऊपर आई सेक्शन, आई बटन पे क्लिक करके मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कुछ दिए हैं, आप उनको देख सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि जीके के कोई क्वेश्चन आया और उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो उन 4 ऑप्शन में से आप क्या टिक करोगे। थोड़े टेक्निकल के भी मैंने उसके अंदर कुछ बताए हैं चीज़ें, कि 4 ऑप्शन हैं तो इसमें से आप कौन सा टिक करोगे, भले ही आपको उसके बारे में थोड़ी सी ही नॉलेज है। तो वो आप वीडियो देख सकते हो, सिर्फ उसका वो वाला पार्ट जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको गैस वर्क करना है। बाकी इससे अलग आप अपने हिसाब से चल सकते हो। जैसे काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए थे कि उन्होंने जब ये गैस वर्क किया तो उनके मार्क्स ड्रेस्टिकली बढ़े, जैसे 10-15 मार्क्स बढ़ गए। कुछ बच्चों के कमेंट्स ये भी आए थे कि जब मैं गैस वर्क नहीं कर रहा था उस टाइम पे मेरे ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे, अब कम हो गए। तो ये बिल्कुल सब्जेक्टिव मैटर है। ओवरऑल मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन अगर जो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप बिल्कुल 100% एक्यूरेसी से काम कर सकते हो, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। ऐसा कोई मतलब कंपल्शन नहीं है। आपको जो चीज़ बेस्ट लगे, आपका एग्ज़ाम है, आपको उसके हिसाब से ही चलना है। मैं बस यहाँ पर एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आप अगर जो इन सब चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें करनी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो अपने तरीके से करता हूँ, तो वो आपके लिए बेस्ट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं जीके करने के लिए बोलता हूँ कि 10-15 मिनट में जीके ख़त्म हो गया तो बाकी के 1 घंटा 45 मिनट आपके पास बचेंगे 150 क्वेश्चन करने के लिए। तो आपको थोड़ा सा ऐसा प्रेशर रिलीज सा फील होगा कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने थे, अब 1 घंटा 45 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं। तो ये थोड़ा प्रेशर रिलीज़ होगा आपके लिए, तो आपको सही फील होगा। बाकी कई बच्चे टेक्निकल पहले करते हैं
तो वो सब आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपको आप अब तक जैसे करते हुए आए हो आपको वैसे ही करना है, लास्ट टाइम पे चीज़ें चेंज नहीं करनी है। गैस वर्क फिर से मैं आपको बताऊं कि जैसे 4 ऑप्शन है, अब मैं 1-2 एग्जांपल से आपको ये चीज़ बताऊंगा कि गैस वर्क का क्या रोल है और किस तरह से गैस वर्क करना है, भले ही आपको क्वेश्चन ना भी आता हो। आज एक एग्ज़ाम हुआ है यूपीएससी जेई करके, तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं उनके एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ चीज़ें। जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, अकॉर्डिंग टू नेशनल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट, परसेंटेज प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग मानसून विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनुअल प्रेसिपिटेट। अगर आप इसको हिंदी में समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि मानसून में जितनी बारिश होती है उसका परसेंटेज कितना है जितना टोटल बारिश होती है। तो यहाँ पे देखने में पता चल रहा है कि मानसून में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये एक फैक्ट है जो कि आपको आइडिया होगा कॉमन सेंस से कि मानसून में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पूरे साल में जो बारिश होती है, मान लो ये पूरे साल में बारिश होती है, तो आपके हिसाब से कितना होगा? अगर 29% देखें तो ये होगा कि मानसून में सिर्फ इतनी बारिश हो रही है और बाकी पूरे साल में इतनी बारिश हो रही है, जो कि आपको कॉमन सेंस से भी फील हो रहा होगा कि 29% नहीं होगा इसका आंसर। आप ये भी देख सकते हैं कि 50% बारिश मानसून में हो रही है, उसके अलावा बाकी बारिश हो रही है, ये भी आपको लग रहा होगा कॉमन सेंस से कि नहीं है। अब 75% और 95%, इनमें कन्फ्यूज़न हो सकती है कि 75% बारिश मानसून में हो रही है, उसके अलावा जो बारिश हो रही है वो बाकी के दिनों में हो रही है। तो 75 और 95 में कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपने एक ऑप्शन भी हटा दिया होता तो भी आप तुक्का लगा देते, और यहाँ पे कॉमन सेंस से आपने 2 पॉइंट हटा दिए, तो अब इन दोनों में आपको तुक्का लगा देना चाहिए। थोड़ा सा और इसको सोच सकते हो, नॉर्मल फिजिकल वर्ल्ड से कंपेयर करके। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके फिजिकल वर्ल्ड से कंपेयर करके भी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कई बार डायमेंशंस के बारे में पूछा जाता है कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस तरह से 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप आइडिया लगा लेते हो कि क्या आंसर हो सकता है। जैसे डायमीटर ऑफ हेयर स्टैंड पूछ लिया, उसमें सेंटीमीटर भी दे रखा है, मिलीमीटर भी दे रखा है, किलोमीटर भी दे रखा है, तो हेयर का डायमीटर कितना होगा? तो सेंटीमीटर में मान लिया आपको आइडिया नहीं लग रहा है, मिलीमीटर, लेकिन किलोमीटर तो नहीं होगा ना, तो आप इसमें तुक्का लगा सकते हो। ऐसे यहाँ पर है। अब इसमें आप और सोच सकते हो कि आप सोचो कि मानसून में जितनी बारिश होती है बाकी साल भर में कितनी बारिश होती है, ऐसे आइडिया लगा के सोचो। तो उसके हिसाब से आप मे बी 95% लगा दो या 75 लगा दो। ये बिल्कुल प्योर लक होगा कि आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर सही आएगा कि नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी जब आप कुछ ऑप्शन हटा दोगे। तो गैस वर्क ये है कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके भी आप चीज़ों को सही कर सकते हो। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपने एक ऑप्शन भी हटा दिया तब भी आपको तुक्का मारना है, क्योंकि 1/4 मार्किंग है। 2 हटा दिया तब भी मारना ही है, तब तो और ज़्यादा आपको करना है। हाँ, इस चीज़ के ऊपर आपकी 2 राय हो सकती है कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप उसको करोगे या नहीं करोगे। ये आपका खुद का डिसीजन हो सकता है। बाकी मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने एक ऑप्शन भी हटाया तब भी आप तुक्का मार सकते हो। बाकी ओवरऑल आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपको 200 के 200 क्वेश्चन आते होंगे। आपने जितनी नॉलेज एक्वायर की है उस नॉलेज के हिसाब से आप एक ऑप्शन भी हटा पा रहे हो, तो मतलब ये आपने एग्ज़ाम में कुछ अपनी नॉलेज अप्लाई कर दी है यहाँ पे। अब उसका फ़ायदा आपको उठाना पड़ेगा एक ऑप्शन को टिक करके। तो ये मेरा सजेशन आप लोगों के लिए रहेगा। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप करो इसको या नहीं करो। ठीक है। दूसरा एक और मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ, जैसे कि आपको सिली मिस्टेक्स से बचना है, कि जो भी आपको क्वेश्चन आता है उसको भले ही टफ क्वेश्चन आप ना कर पाओ, लेकिन जो क्वेश्चन आता है उसमें कॉमन सेंस मतलब उसको आपको बिल्कुल केयरफुल तरीके से पढ़ना है, अवेयरनेस के साथ पढ़ना है और आंसर देना है। जैसे आपसे पूछा कि एक डैम के बैक साइड में पानी भरा हुआ है, आपसे पूछा कि जो फोर्स होगी इस डैम की, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगी, वो कहाँ पर अप्लाई होगी, और आपसे पूछ लिया कि टॉप से कहाँ पे होगी। तो आप देखोगे कि प्रेशर डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। अब आपसे टॉप से पूछ लिया, अगर आप हमेशा रटते हुए बैठे हो कि h/3 पे होती है, तो h/3 नीचे से होती है, लेकिन अगर टॉप से पूछ लिया तो 2h/3 लगाना है। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे। या फिर एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसके इधर रेक्टेंगुलर तो चलो ईजी हो जाएगा, आपके पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है, पानी यहाँ पे भरा हुआ है। तो आपसे पूछा कि आपका जो फोर्स है वो कहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर h/3 या 2h/3 नहीं लगाना है। अगर आपके पास शेप चेंज हो जाती है तो सेंटर ऑफ प्रेशर चेंज हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि वैसे नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा 2h/3 होता है, तो एक एक बढ़ा देते हैं, ये 4 हो जाता है, ये
तो ये 4 हो जाता है, तो ये h/2 पे अप्लाई होती है। बाकी इन सब चीज़ों को आप याद भी कर सकते हो। इसका फॉर्मूला भी होता है h बार प्लस IG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AH बार। तो ये आपने पढ़ा ही होगा। बाकी अलग अलग शेप के लिए आपको याद रखना होता है चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत देखते ही h/3 h/2 h/3, एक बार थोड़ा देखना समझना उस चीज़ को, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको आती है, बस सिली मिस्टेक नहीं करनी है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर व्हाट इफ़ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम आउट ऑफ द PYQs। अगर आपने जो अब तक मेहनत की है, और टेक्निकल की बात करें, अगर टेक्निकल में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि PYQ से बाहर के आ गए, तो उस केस में क्या करना है? पहली बात, पैनिक नहीं करना है, उसमें कॉन्फिडेंस को रखना है अपने साथ। एक बात ध्यान में रखनी है कि जितना मुझे आता है वही सिलेबस का पार्ट है, वो मुझे अच्छे से करना है। जो नहीं मुझे आता है वो सिलेबस का पार्ट है भी नहीं, और वो मैंने नहीं भी किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कोई भी नहीं कर पाएगा। सभी बच्चे PYQ ही करते हैं, PYQ के अकॉर्डिंग ही कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। इवन ये जो कोचिंग सेंटर्स होती हैं, ये भी क्या करते हैं कि आपके जो PYQs होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही सिलेबस को डिज़ाइन करते हैं, अकॉर्डिंग टू विच वो अपना मटेरियल भी डिज़ाइन करते हैं। तो सब चीज़ें PYQ के अकॉर्डिंग ही होती है। अब PYQ के अकॉर्डिंग आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो वो सब सिलेबस का पार्ट मान लो। अब जो चीज़ नहीं आएगी, जो कॉन्सेप्ट नए आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप हर एक चीज़ को PhD करके आप हर एक कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। अभी जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं वो ही इतने ज़्यादा हैं कि वो भी कंप्लीट नहीं होते। अब जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं और जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है, आप ये समझो कि समझदारी किस चीज़ में होगी कि कॉन्सेप्ट जो अवेलेबल है मार्केट में उनको करें, या फिर जो अवेलेबल नहीं है उनको कहीं कहीं से ढूंढ के कि हाँ ये कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। जैसे एक बार ESC में स्टेबिलिटी नंबर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वो एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आया तो कोई नहीं कर पाया उसको, कोई ऐसी बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि बहुत कम बच्चे कर पाए होंगे उसको जिसने मतलब आउट ऑफ दी बॉक्स जाके चीज़ों को पढ़ा होगा। ठीक है, तो उनसे कुछ फ़र्क पड़ता भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, क्योंकि वो मेरिट डिसाइड नहीं करते। अगर जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल है मार्केट में PYQs के ज़रिए या फिर नोट्स के ज़रिए, वो आप कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन गलत करते हो या छोड़ते हो, तो उससे आपकी मेरिट पर फ़र्क पड़ता है। नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट की वजह से फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, उससे फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आप कितनी लीड ले पा रहे हो। बाकी आपके सिलेक्शन पे, आपकी क्वालिफाइंग उस पर क्वालिफाई करने के लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर टफ़ क्वेश्चन आपको दिखे तो उसको छोड़ना, आगे बढ़ना, वो क्वेश्चन करना सबसे पहले जो आपको आते हैं, जो आपने पढ़े हुए हैं, जिनके ऊपर कॉन्फिडेंस है आपको, और फिर आगे बढ़ना। जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया, ये कोई सिलेबस का पार्ट थोड़ी ना है, इसमें कॉमन सेंस लगी है बस। ठीक है, आप अगर इसको देख के डर जाते कि यार ये तो बिल्कुल रॉ फैक्ट है, फैक्ट वाला क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं, तो छोड़ता हूँ इसको क्योंकि मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है। जबकि आप इसको सिर्फ पढ़ोगे तो कॉमन सेंस से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर टफ क्वेश्चन दिखे तो कॉन्फिडेंस में रहना है आपको, और आपको बस वो क्वेश्चन अप्लाई करना है, अटैम्प्ट करना है अच्छे से, जो आपने पढ़ा हुआ है, आपने कॉन्सेप्ट देखे हुए हैं उसके, आपने PYQ में पढ़ा हुआ है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, अगर वो भी क्वेश्चन आपने सही कर दिए तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ़ GK क्वेश्चन आर टफ। GK क्वेश्चन का टफ कम होने का मतलब यह है कि 50 क्वेश्चन होते हैं। अब GK पहली बात तो बहुत कम पढ़ी होती है, ऊपर से कम पढ़ी होने के बाद भी इतना वास्ट है इसका सिलेबस कि ऐसा बहुत कम चांस होंगी कि जो आपने पढ़ा हुआ है वहाँ पे आ जाएगा। तो 50 में से 30 क्वेश्चन भी ऐसे हो सकते हैं जो आपने देखे ही ना हो ज़िंदगी में कभी भी। तो घबराना नहीं है इस चीज़ से। वो जो 30 क्वेश्चन है जो आपने नहीं देखे, वो बहुत कम बच्चों ने होंगे जो देखे होंगे। ठीक है, या फिर अगर ऐसा हुआ कि 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी बच्चे को आते हैं, इसका मतलब उसने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है GK के ऊपर। अब ये हो सकता है कि उसने बाकी टेक्निकल में कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, या फिर उसने ओवरऑल पढ़ाई की हो, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे इक्का दुक्का ही बच्चे होंगे जिनका GK भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। टेक्निकल बैकग्राउंड वालों का GK थोड़ा वीक ही होता है, और इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एट लास्ट ये है कि अब कल को आपका एग्ज़ाम है, तो इसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है। जो मैंने आपको बताया था कि गैस वर्क के लिए, कि मान लो 50 क्वेश्चन है, 50 में से मान लो आपको 10 आते हैं जो कि आपको पक्के आते हैं, 40 आपको नहीं आते हैं। अब 40 नहीं आते, इसका मतलब ऐसे भी नहीं है वो कि आप एक ऑप्शन भी हटा सकते हो उनका। अगर एक ऑप्शन हटा दिया फिर तो तुक्का मारना है, 2 ऑप्शन हटा दिया तब भी तुक्का मारना है। लेकिन अगर आप एक भी ऑप्शन नहीं हटा पा रहे, 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। अब ये समझो कि 10 आपके सही हुए, 30 गलत हो गए। इतना तो आप प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हो कि 40 में से 30 गलत हो जाए और 10 सही हो जाए। इतना तो बैड लक किसी का नहीं होगा कि कहता है इतना भी ना हो पाए। ठीक है, तब भी आपके मार्क्स पॉजिटिव में आएंगे अगर इतना भी हुआ।
2.5-3 नंबर तब भी आपके पॉजिटिव में आएंगे अगर आपने इतना किया। देखो 10 नंबर पॉजिटिव, 30/4 7.5, 7.5 नेगेटिव, मतलब 2.5 नंबर आपके पॉजिटिव तब भी आ रहे हैं। अगर जितना भी 10 से 11 12 इस तरह से होंगे तो ये आपके मार्क्स और बढ़ते हुए चले जाएंगे। मतलब पहले आपके मार्क्स 0 आ रहे थे इन 40 क्वेश्चन में से, अब आपके 2.5 नंबर आ गए। एक एक नंबर का बहुत रोल होता है। हाँ, एक क्वेश्चन में से ये पूछा था कि नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क पड़ेगा क्या इस चीज़ का। देखो मैंने ओवरऑल यही एक्सपीरियंस किया है और कहीं पे इसको मिलेगा भी नहीं ये चीज़ आपको, कि जिसने ज़्यादा गलत किए हुए हैं उसको उसके नंबर कम आते हैं नॉर्मलाइजेशन में। ऐसा कहीं भी नहीं है। कोई वीडियो नहीं होगी इसके ऊपर, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने भी इस तरह से मैं चीज़ें करता था तो बहुत इंक्रीमेंट होता था मेरे मार्क्स में। दूसरा ये कि आपने ज़्यादा गलत क्वेश्चन किए हैं तो उसकी आपको पनिशमेंट पहले ही मिल गई है। 1/4 नेगेटिव से आपको पहले ही पनिशमेंट उसकी मिल गई है कि आपको इतना नेगेटिव झेलना पड़ा है गलत करने की उससे। अब गलत करने की वजह से आपने पहले ही इस चीज़ को झेल लिया है, अब और नॉर्मलाइजेशन नहीं झेलना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन इस बेसिस पे होती है कि आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन टफ आए हैं और ओवरऑल बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर ओवरऑल बच्चों के मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, दूसरी शिफ्ट में ओवरऑल बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एवरेज मार्क्स, तो ऐसा देखा जाएगा कि जिसमें कम आ रहे हैं वो पेपर टफ था, इसलिए उसको नॉर्मलाइज करके उनके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे या फिर दूसरों के मार्क्स कम किए जाएंगे। ये होता है नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। बाकी इसका बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ असर नहीं पड़ता है, आप तुक्के मार सकते हो बिना नॉर्मलाइजेशन का सोचे। और ओवरऑल ये सब्जेक्टिव मैटर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हो। अब तक आप कैसे करते हुए आए हो चीज़ों को, आपका जिस तरह से मन करेगा आप बिल्कुल उस तरह से करना। कॉन्फिडेंटली आपको अटैम्प्ट करना है। आपको तुक्के मारने हैं तो मारना, नहीं मारने हैं तो अपने हिसाब से करना जैसे आप अब तक करते हुए आए हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ये पॉइंट हो गया। आगे अप्रोच, ठीक है। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको यहाँ से सोच के नहीं जाना है कि मुझे टॉप करना है। आपको यहाँ से सोच के जाना है कि एक एक क्वेश्चन को मैं गैदर करूँगा, एक एक क्वेश्चन को गैदर करूँगा, एक एक नंबर को ऐड करूँगा, एक एक नंबर को ऐड करूँगा, धीरे धीरे जाके मैं क्वालिफाइंग तक पहुँचूँगा कि यहाँ 100 नंबर तक मैं पहुँच जाऊँ। फिर मैं एक नंबर और बढ़ाऊँगा 101, फिर 102, इस तरह से क्वेश्चन कर करके मैं क्वालिफाइंग रेंज तक पहुँचूँगा। ठीक है। और जब क्वालिफाइंग हो गया तो फिर मैं सोचूंगा कि हाँ मुझे लीड लेके मेंस में ताकि ऐड हो सकें और नंबर और मुझे CPWD मिल सके, तो मैं आगे बढ़ूंगा। शुरू में ही ये नहीं सोचना है कि सीधा ही मुझे 120 130 140 नंबर लाने हैं। एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है, हर एक क्वेश्चन को एक एक रन की तरह देखना। जैसे आपको एक बहुत बड़ा स्कोर चेज करना है तो एक एक रन लेके आपको वहाँ तक पहुँचना है। ये नहीं कि ये सोच के चलो कि सीधा ही 140 नंबर लेके आने हैं। अगर इस अप्रोच के साथ चलोगे तो टफ पेपर भी आएगा, तब भी आप ये सोच के चलोगे कि हाँ मुझे क्वालिफाई करना है, बस किसी तरह से मेंस में देख लूँगा मैं। और जब आपको ऐसी फील आएगी कि हाँ क्वालिफाई हो जाएगा, तब आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप लीड भी ले सकोगे। आगे बढ़ते हैं। कॉमन सेंस का पूरा इस्तेमाल करना है आपको, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके आपको बताया। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आपको और मिल जाएंगे, एक वीडियो में आई बटन पे मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, उसको देख सकते हो आप फास्ट फॉरवर्ड करके। तो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, वो पिछले साल SSC JEE का एग्ज़ाम होने से पहले मैंने आपको वो वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, तो उसको आप देख सकते हो। तो ये ओवरऑल मेरी तरफ से टिप्स हैं आपको, बहुत बहुत जनरल सी टिप है, सबको आप ये पता होता है, लेकिन बस एक बताने की देर होती है अवेयरनेस के लिए। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, कल को जिनका एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास अभी टाइम है तो थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स देख सकते हो, नई चीज़ कोई मत पढ़ना, जो पढ़ चुके हो पहले से उसको ही वापस से देख लेना। जो 10 और 11 को जिनका एग्ज़ाम है वो कोशिश करना एक छोटा सा अपना गोल बनाना। जैसे कि मान लो आपको ऐसे मन कर रहा है कि अब मैराथन वीडियो देखनी है मुझे, तो मतलब उसको गोल बनाना, फिर उसको कंप्लीट करना। ऐसा मत सोचना कि मैराथन भी देख लूँ, मैं PYQ भी कर लूँ, मैं शॉर्ट नोट्स भी देख लूँ। एक छोटा सा गोल बनाना कि हाँ बस मैं मैराथन ही देख लूँ पूरा दिन में, वो ही काफ़ी है। या फिर गोल बनाना कि मैं बस एक बार शॉर्ट नोट्स ही पढ़ लूँ पूरे दिन में, वो भी काफ़ी है। उस गोल को कंप्लीट करना उतना भी काफ़ी होगा एग्ज़ाम से एक दिन पहले। तो 10 और 11 तारीख को जिनको एग्ज़ाम है उनके लिए टिप्स यही है कि एक छोटा सा गोल बनाना। जैसे आपने एक गोल यही बना लिया कि मुझे शॉर्ट नोट्स जितने भी हैं उन सबको अच्छे से रिवाइज़ करना है, या फिर हर एक सब्जेक्ट को एक घंटा दे के मुझे पढ़ना है, ताकि सब सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज, थोड़ा थोड़ा रिवीजन हो जाए। बस इतना ही रख लेना। बहुत ज़्यादा सोचोगे कि ये भी रिवाइज़ कर लूँ वो भी रिवाइज़ कर लूँ तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो जो चीज़ कर पा रहे हो बस उतना करना और बाकी सब चीज़ें छोड़ देना। बहुत अच्छा एग्ज़ाम आपका होने वाला है, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। जो आपने पढ़ा है उसको भी बस अच्छे से करके आ जाओगे, सिली मिस्टेक नहीं करोगे, अवेयरनेस के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो 100% प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा।
प्रीलिम्स में मैं आपके साथ था, मेंस में भी आपके साथ रहूँगा। अच्छे से क्वालिफाई करो प्रीलिम्स को, फिर मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट आप सभी को जिनका भी एग्ज़ाम है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।